Assalamualaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do chapter 4 of Specific Relief Act. Relevant sections are section 35 to section 38. ये है about the recession of the contracts कि contracts को कैसे कोर्ट के थ्रू आप कैंसिल करवा सकते हो, उसको मनसूख करवा सकते हो. Section 35 heading है the when recession may be adjudged. एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग. पहली बात तो ये होगी कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए. प्लस अब कौन उसको जाके सूट फाइल कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए. यहाँ पे क्लियर कट वर्ड जो यूज़ किए गए हैं सेक्शन 35 में वो है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ वही उसको उसकी रिसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं. कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी ना किसी तरह कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, वो कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिसेंड कर दें, इसको आप ख़त्म कर दें. सो एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग may sue to have it rescinded and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases namely. दूसरी बात ये आ गई कि अगर इसको ओपन अप कर दिया जाए कि जी आज दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कल फिर वो उनमें से एक को वो कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं आया कि ये मैंने गलत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ये मुझे ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर देगा कि इसको आप इसको रिसेंड कर दें, इसको ख़त्म कर दें. इस तरह तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी पूरा नहीं होगा. इसीलिए सेक्शन 35 में यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि फ़र्दर आगे कुछ कंडीशंस आ रही हैं, अगर वो पूरी होंगी तो ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट की तरफ से ये रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी प्लेंटिफ को कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दे, उसको ख़त्म कर दे. अब कौन सी वो कंडीशंस हैं. नंबर 1 ए वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल हो या टर्मिनेबल हो. अब ये वॉइडेबल टर्म क्या है और टर्मिनेबल टर्म क्या है. देखिए वॉइडेबल ये होता है कि एक पार्टी की ऑप्शन पे होता है कि चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे, चाहे वो उसको ख़त्म कर दे. अब ये वॉइडेबल किन सूरतों में हो सकता है. देखिए हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है वो विद फ्री कंसेंट होने चाहिए. और फ्री कंसेंट में कौन कौन सी बातें आ जाती हैं, जिसमें आ जाती है कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई कोर्शन दबाव डाल के, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना यूज़ किया गया हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंट के साथ होगा. अब अगर ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने उसको कोई फ्रॉड करके वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको असल बात नहीं बताई, तो यहाँ पे बी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे या उसको ख़त्म करवा ले. अब ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि ऑप्शन पे होगा बी की. अब टर्मिनेबल जो दूसरी टर्म यूज़ की गई है, अब टर्मिनेबल का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही फॉर इंस्टेंस अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि अगर ये टर्म्स किसी पार्टी की तरफ से पूरी नहीं की जाएंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल होगा, ख़त्म किया जा सकेगा. फॉर इंस्टेंस मैं अपना ये घर किसी बी को सेल आउट करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ कि बी मुझे विद इन 1 मंथ पूरी अमाउंट पे करेगा तो मैं उसके घर नाम करवा दूंगा. और अगर वो मुझे अमाउंट पे नहीं करेगा विद इन 1 मंथ तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल होगा, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ. सो यहाँ पे या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो या फिर टर्मिनेबल हो बाय द प्लेंटिफ, यानी वो पर्सन जो कोर्ट में जा रहा है उसके पास ये ऑप्शंस हों तो ही कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है कोर्ट, उसको ख़त्म कर सकती है, उसको मनसूख कर सकती है. तो पहली बात तो ये आ गई. नंबर 2 बी वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अनलॉफुल. अच्छा अब ये जो सी 1 की इन्होंने एक जो हमने 1 सिचुएशन पढ़ी है उसकी इलस्ट्रेशन भी साथ ही कर लेते हैं. ए सेल्स अ फील्ड टू बी. ए ने कोई अपनी फील्ड वगैरह बी को सेल की. देयर इज़ अ राइट ऑफ वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज. कोई ए ने अपनी ज़मीन जो है वो बी को सेल आउट की और उस ज़मीन के अंदर से कोई रास्ता गुजरता था. अब ये बात ए के नॉलेज में थी जो कि उस फील्ड को सेल आउट कर रहा था बी को.
but which he conceals from B. B is entitled to have the contract rescinded. अब यहाँ पे ए ने ये बात छुपा ली और बी को बताया ही नहीं कि इस जो आप ज़मीन ख़रीद रहे हो इसके अंदर से रास्ता गुजरता है। यहाँ पे चूँकि ये उससे बात कंसील की गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है, तो यहाँ पे बी के पास ऑप्शन है कि वो कोर्ट में जाए और सूट फाइल कर दे कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये इसने फ्रॉड करके मिस रिप्रेजेंटेशन करके किया है, ये मेरे पार्ट पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको रिसेंड कर दिया जाए। तो कोर्ट यहाँ पे डिग्री उसको पास कर देगी कि उस बी की ए की प्लेंटिफ की फेवर में कि आप कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब ये ख़त्म हो गया है। अब आ जाए दूसरी सिचुएशन, ये वॉइडेबल टर्मिनेबल वाला आ गया। अब बी where the contract is unlawful for causes not apparent on its face, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलॉफुल है लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये लगता नहीं है कि ये अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड द डिफेंडेंट इज़ मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, और जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ कोर्ट में आया है उसको ज़्यादा ब्लेम दिया जाएगा, उसका ज़्यादा फॉल्ट है, प्लेंटिफ का फॉल्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट डिक्री पास करके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है। अब इसकी जो इलस्ट्रेशन दी गई है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेशन ये दी गई है कि ए एक वकील है, ए एन अटॉर्नी इंड्यूसेस हिज क्लाइंट बी, बी उसका क्लाइंट है अ हिंदू विडो जो कि एक विडो है, टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू हिम फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रॉडिंग बीज क्रेडिटर। अब यहाँ पे ए वकील साहब थे, बी उनकी क्लाइंट थी जो कि एक विडो थी जिसने बहुत सारे लोगों के पैसे वगैरह देने थे, लेकिन उसके पास पैसे देने के लिए नहीं थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। वकील साहब ने कहा कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ताकि ये प्रॉपर्टी बच जाएगी, आपको जो जिनके उधार देने आपने पैसे वापस करने हैं उनको आपको प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। हियर द पार्टीज आर नॉट इक्वली इन फॉल्ट एंड बी इज़ एंटाइटल्ड टू हैव द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र रिसेंटेड। तो क्या हुआ कि बी जो विडो थी उसने वकील साहब के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। बाद में बी वो विडो अगर कोर्ट में चली जाए कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको मनसूख कर दिया जाए, तो यहाँ पे डिक्री उसकी फेवर में पास की जाएगी कोर्ट की तरफ से, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो वो ट्रांसफ़र करने का उसके नाम किया गया था वकील साहब के, वो कोर्ट ख़त्म कर देगी। अपरेंटली अब ये अनलॉफुल नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के, एक विडो ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के नाम कर दी यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हो सकता है उसको पूरी बात बताई भी ना गई हो, लेकिन जो वकील साहब थे उनको तो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी पता था। तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लेम जो डिफेंडेंट है, जो वकील साहब है, उनके अगेंस्ट जा रहा है। इसी वजह से कोर्ट यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है। तो ये दूसरी सिचुएशन आ गई। Number 3, C, where a decree for specific performance of a contract of sale or of a contract to take a lease has been made। तीसरी बात आ गई कि जहाँ पे कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास की हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू लीज से रिलेटेड कोई कोर्ट ने डिक्री पास कर दी हो, एंड द परचेजर और लेसी मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ परचेज मनी और सम्स विच द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड हिम टू पे। लेकिन डिक्री तो पास होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कोर्ट ने पास कर दी या कॉन्ट्रैक्ट टू लीज से रिलेटेड कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, और परचेज़र या जो लेसी था उनको ये कह दिया कि आप इतनी अमाउंट पे करोगे अपोजिट पार्टी को, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर गए, उन्होंने वो परचेज़ मनी पे नहीं की। फॉर इंस्टेंस 1 महीने का टाइम था जिसमें वो परचेज़ मनी पूरी पे करनी थी, या वो जो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था 1 महीने के अंदर अंदर उसने पूरे साल का रेंट उसको देना था लेसर को। सो इन दोनों सिचुएशंस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास की गई है कोर्ट की तरफ से, बट उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर लिया पार्टीज़ ने। यहाँ पे फिर क्या होगा, when the purchaser और lesser is in possession of the subject matter, और जो पोजेशन था उस प्रॉपर्टी का, चाहे वो लीज करके दी गई थी या उसको सेल कर दी गई थी, इवन पोजेशन भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है इनकी फेवर में। द कोर्ट फाइंड्स दैट पोजेशन इज़ अनलॉफुल wrongful, the court may also order him to pay to the vendor or lesser to the rents and profits if any received by him as such possessor।
तो कोर्ट यहाँ पे पहला काम क्या करेगी, कोर्ट ये भी कह सकती है कि आपने जो ये पोजेसन ले लिया, आपने डिक्री आपने ली, फिर आपको पोजेसन भी ट्रांसफ़र हो गया, आपने जो पेमेंट्स करनी थी वो पे नहीं की, डिफ़ॉल्ट कर गए, आप इन पोजेसन भी हो, आपका पोजेसन भी गलत है। तो इस पोजेसन के दौरान आपने जो कुछ भी यहाँ से बेनिफिट लिए हैं, नंबर 1 ये उनको वापस करें जिस बंदे ने आपको प्रॉपर्टी सेल आउट किया है या लीज आउट किया है। पहली बात तो ये कर सकती है कोर्ट। इन द सेम केस कोर्ट मे ऑर्डर इन द सूट इन विच द डिक्री हैज़ बिन मेड और एंड नॉट कंप्लाइड विद रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट either so far as regards the party in default or altogether as the justice of the case may require। और दूसरा काम कोर्ट ये करेगी कि या तो जिन पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट की, जो पार्टीज़ थे जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया उनकी हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख कर देगी, रिसाइन कर देगी, या फिर इन टोटली सारे कॉन्ट्रैक्ट को ऑल टुगेदर ही अगर जस्टिस ये डिमांड कर रहा हो तो कोर्ट उस डिक्री पास करके उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देगी, रिसाइन कर देगी, मनसूख कर देगी। तो ये था सेक्शन 35 नटशेल। एनी पर्सन विच हैव एनी इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन फाइल अ सूट फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात। दूसरी बात, 3 सिचुएशन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो या टर्मिनेबल हो। दूसरी बात, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो बट ऑन द फेस ऑफ इट लगता ना हो, बट जो डिफेंडेंट है उसको ज़्यादा ब्लेम करते हो। तीसरी सिचुएशन ये थी कि कोर्ट ने कोई डिक्री पास की हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन जो पार्ट है कोई पेमेंट वगैरह करने का वो अगर ना पे किया हो तो भी कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकती है, मनसूख कर सकती है। ये था सेक्शन 35। नाउ सेक्शन 36 रिसेशन फॉर मिस्टेक। अब ये मिस्टेक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया हो तो उससे रिलेटेड है। रिसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कैन नॉट बी एडजस्ड फॉर मेयर मिस्टेक, यानी अगर सिर्फ मिस्टेक कोई कॉन्ट्रैक्ट में होगी है इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी रिसेंड नहीं किया जाएगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। अनलेस पार्टी अगेंस्ट होम इट इज़ एडजस्ड can be restored to substantially the same position as if the contract had not been made। यहाँ पे सेक्शन 36 में क्लियर कट ये कह दिया गया कि कोर्ट अगर मेयर मिस्टेक होगी कॉन्ट्रैक्ट में किसी किस्म की तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मनसूख नहीं करेगी। बट अगर जो पार्टीज़ थी दूसरी, जो डिफेंडेंट साइड थी, अगर प्लेंटिफ उनको जैसी पोजीशन में वो पहले थी कॉन्ट्रैक्ट करने से, अगर उनको एज इट इज़ उन पोजीशन पे रिस्टोर कर सकती हो तो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट जो है वो मनसूख कर सकती है, रिसाइन कर सकती है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स आगे लोगों के हो जाते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि पार्टीज़ को दोबारा वापस उनकी पहली सिचुएशन में रिस्टोर करना कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि अगर मिस्टेक हुई है तो भाई हम नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म, लेकिन शर्त ये है कि आप जो पार्टीज़ हैं, अपोजिट पार्टीज़ हैं, उनको अपनी पहली वाली सिचुएशन पे रिस्टोर कर दो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 37 ऑल्टरनेट प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। A plaintiff instituting a suit for specific performance of a contract in writing may pray in alternative that if the contract cannot be specifically enforced, it may be rescinded and delivered up to the be cancelled, and the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct it to be rescinded and delivered up accordingly। इस सेक्शन 37 में ये कहा गया है कि अगर एक पर्सन ने सूट फाइल किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही उसने अल्टरनेटिवली एक और भी कोर्ट से रेमेडी सीख की है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे अवॉर्ड नहीं करनी तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो, इसको ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे कोर्ट अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री पास नहीं करती और सिचुएशंस ऐसी लगती हैं तो कोर्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख भी कर सकती है, अगर कोर्ट को लगे ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कोर्ट की तरफ से कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सीख की प्लस उसके साथ सीख कर लिया कि अगर नहीं देनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे कोर्ट के पास ऑप्शन होगी, अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, तो कोर्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी कर सकती है।
सेक्शन 38 कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिजाइनिंग टू डू इक्विटी On adjudging the rescission of the contract, the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require. सेक्शन 38 में सिंपली ये कहा गया कि जब कोर्ट डिक्री पास करेगी प्लेंटिफ की फेवर में कि वो कह रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया जाए, अगर कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करती है लेकिन उससे अगर दूसरी पार्टी को एनी सॉर्ट ऑफ लॉस हो रहा है तो कोर्ट ये भी देखेगी कि उसको भी कंपनसेट करवाएगी। इसलिए कुछ साथ कंपनसेशन भी कह सकती है कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म कर रहे हैं बट आप अदर पार्टी को ये कंपनसेशन ज़रूर दोगे ताकि इक्विटी हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट में कैसे मनसूख करवाया जा सकता है, चैप्टर 4 था। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।